चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 ट्राई करो। 2016 कल जो हमने कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन किया था उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 61। 61। सिक्सटी वन करो बच्चों। बच्चों कल वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको फटाफट खत्म कर दो। अरे कल फॉर्मूला बना था ना, आर इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या बना था? 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ पहले आर इक्वलेंट निकाल लो, फिर ई इक्वलेंट निकालना है, तो ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू E1/r1 + E2/r2। कल का देखो क्लास का रजिस्टर, उसके अंदर 2017-16 में आया। कल डिराइवेशन किया था, तुम थे उसमें? देखो आर इक्वलेंट का क्या फॉर्मूला था। पैरेलल का क्या फॉर्मूला था देखो, तो आर इक्वलेंट निकालो। आ गया? बच्चों जल्दी देखो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो। बच्चों देखो क्या करोगे इसके अंदर, बोला ना 1/r इक्विवेलेंट, पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या करोगे? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2। कल की क्लास को देखो पैरेलल में, तो जो भी आया आंसर तुम लोग देख लेना बच्चों। आर इक्विवेलेंट, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/0.2 + 1/0.3। हाँ, इसका एलसीएम कितना आएगा? 0.6। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 2। तो आएगा 5/0.6। तो आर इक्वलेंट कितना आएगा? 0.6/5। इसको कैंसिल करोगे 0.12। 12×5 = 60 होता है ना, 0.12। 0.12 ओम क्या हो गया तुम्हारा? आर इक्वलेंट हो गया। बच्चों अब ई इक्वलेंट निकालना है। ई इक्वलेंट का क्या फॉर्मूला हुआ? अच्छा, E equivalent by R equivalent is equals to E1/R1 plus E2/R2। E equivalent निकालना है हमको। R equivalent हम निकाल चुके हैं, कितना निकला है? 0.12 is equals to E1/R1। तो 1.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस कितना है? 0.2। तो 1.5/0.2 प्लस 2/0.3। समझ में आया कैसे होगा? अब सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करो इसको।
बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा, फिर से लिख रहा हूं, ई इक्वलेंट अपॉन 0.12 इज इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा 0.6, 0.6, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 4.5, अरे कर लोगे ना कैलकुलेशन, तो कर लोगे बच्चों। 0.3, 2 6, 2 2 जा 4, 4 आएगा, तो ये कितना आया 8.5 अपॉन 0.6, यानी 85/6। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आएगा 0.12 इंटू 85/6। बोलो रोशन, बोलो बोलो क्या हुआ बेटा, इक्विवेलेंट अपॉन 0.12, एलसीएम ले लो इसका, मैथ है बेटा, मैथ है, उसके बाद कुछ नहीं किया, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, बस मैथ है उसके बाद, कॉन्सेप्ट तो ठीक है। मैं हाँ बेटा, इसका एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, ठीक है ना, ये मैथ है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया। ठीक है, बच्चों ठीक है ना, कर लो, तरीका समझ लो इक्विवेलेंट निकालने का। तब तक गेट ओपन कर दो, पूरा गेट ओपन कर दो, हाँ पूरा, हाँ बस, हो गया ना, कोई बात नहीं। देखो एक्सप्रेशन भी डिराइव करने को डायरेक्ट आएगा, पैरेलल 2019 में आया, मैंने बता दिया पहले। और बच्चों ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी आ सकता है, ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, और ये सब आर के साथ और आई के साथ, ठीक है वो भी देख लेंगे अभी। बस मैं अब डायरेक्ट क्रिचॉफ शुरू किया जाए। अब हमारे पास क्रिचॉफ्स रह गया, क्रिचॉफ्स के बाद एक व्हीट स्टोन ब्रिज रह गया, दो टॉपिक, हाँ आज खत्म कर देंगे हम लोग। एक बस एक क्वेश्चन कर लो तसल्ली के लिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कर लो बस। सीरीज वाला तो आसान है, पैरेलल वाला थोड़ा सा डाइसी है, इसीलिए पैरेलल वाला बस एक और कर लो, फिर बाकी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जानबूझ के पोलैरिटी उल्टी दी है बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस या फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की वैल्यूज। बंद करो उसको, बंद करो, आईपैड बंद करो, उसका फ्लैप बंद करो। ठीक है,
आई नहीं दिया, आई दिया होता तो आंसर ही आ जाता। कैसे करोगे बच्चों? पहले इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले को, इनका ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालो। इनका क्या करो, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालो, निकल जाएगा कि नहीं? कैसे निकालोगे ई इक्विवेलेंट? तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2। ये बताओ सबको क्लियर है कि नहीं? क्या हुआ, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? उल्टा कर दो, 2/3 ओम। पहली बात, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का रेजिस्ट आया, ठीक है। ई इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, तो ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? E1/R1। तो बच्चों E1 कितना है? -6/1, माइनस को लिया। हाँ, तो माइनस से बड़ी डंडी छोटी डंडी जा रहे हैं, या ऐसा मान लो कि लेफ्ट टू राइट को प्लस मान रहा हूँ और राइट टू लेफ्ट को माइनस। कि अगर मैं नीचे वाले को प्लस मान रहा हूं तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, अगर किसी ने ऊपर वाले को प्लस माना तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा। तो अगर मेरा फाइनल आंसर ई इक्विवेलेंट का प्लस में आया तो इसका मतलब पोलैरिटी इधर की तरफ बचेगी। और अगर मान लीजिए आपने किसी भी डायरेक्शन को प्लस माना और आपके ई इक्विवेलेंट का आंसर माइनस आ गया, तो पोलैरिटी उल्टे डायरेक्शन में बचेगी। तो अभी मैं इधर वाले को प्लस मान रहा हूं, जैसे 12 वोल्ट प्लस में है और 6 वोल्ट माइनस में है। अगर मेरा आंसर प्लस में आया तो पोलैरिटी ऐसे ही बचेगी, ठीक है ना? तो चेक करो, -6/1 प्लस 12/2, ये कितना आएगा बच्चों? -6 + 6, वो 0 हो गया। ईएमएफ ही नहीं बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डेटा चेंज करना पड़ेगा। 4 कर लो यहाँ, चलो 4 कर लो। अगर मान लो यही डेटा रहता तो इसका रीडिंग कितना होता है? 0। तो जब ईएमएफ ही नहीं बचा तो इसमें करंट कहां से आएगा? अब 4 कर लो, चलो 4/-1 ना, -4/1। तो यहाँ पे कितना आएगा? -4 और 6, तो यहाँ कितना आया? 2 वोल्ट प्लस में आया। अब इस सर्किट को रीड, अच्छा 2 वोल्ट आया। अरे ये ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट आया ना अभी मैं वोल्ट कैसे लिख रहा हूँ? तो बच्चों अभी क्या करोगे? ई इक्विवेलेंट, ये किसकी वैल्यू आई? ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट की। तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है? 2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4/3 वोल्ट। ये है ई इक्विवेलेंट का आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इक्विवेलेंट का आंसर है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, 4/3 हो गया। अब देखो बच्चों, इस सर्किट को रीड्रॉ करो। तो रीड्रॉ करोगे तो ऐसे एक बैटरी मिलेगी, इसका वोल्टेज होगा 4/3। ऐसे एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा इस बैटरी का, इसका वैल्यू होगा 2/3। और एक ये बाहर से रेजिस्टेंस मिलेगा 2। ये सर्किट हमने ऐसा कर लिया। ये 4/3 वोल्ट हो गया और ये 2/3 हो गया। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो ये दोनों आपस में किसमें? सीरीज में। तो 2/3 + 2, तो कितना आएगा? 6 + 2, 8/3। 8/3 ओम क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। और बच्चों करंट कितना होगा? करंट होगा ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आया कितना है? 4/3/8/3। तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा? 1/2, यानी 0.5 एम्पियर। इसमें करंट कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना देगा? 0.5 एम्पियर। तो यहां का वोल्टेज क्या होगा? ओम्स लॉ लगा दो, आई इंटू आर। तो आई इंटू 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा, वी की वैल्यू कितनी होगी? 1 वोल्ट आएगी। एक मिनट बेटा, सॉरी सर, वो लाइट को, चली गई थी तो कनेक्शन कट कोई हो बात गया नहीं, था। कोई बात नहीं। अभी बस न्यूमेरिकली करा रहे, वही पूछने वाले फॉर्म।
ओके सर। देन अब क्लैरिटी है सबको? ठीक। रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा आपको, ग्रुप पे मिल जाएगा, अगर किसी का कुछ छूटा है तो ग्रुप में। चलिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, इक्विवेलेंट निकाल के सर्किट कन्वर्ट करना, फिर सॉल्व करना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स लॉ, सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है। इसमें देखो एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट अभी आप एग्जाम दे लो, कुछ लोग का एग्जाम है, ठीक है ना, तो शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है किरचॉफ्स लॉ का, किरचॉफ्स लॉ। ठीक बच्चों, इसके बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो बच्चों, किरचॉफ्स लॉ के बारे में। हाँ, इट इज यूज टू इट इज यूज टू इट इज यूज टू फाइंड द find the current find the current in each branch of a circuit in each branch of a circuit in each branch of a circuit in each branch of a circuit, ठीक है ना। it is used to find the current in each branch of the circuit, इसी को बोलते हैं बच्चों कि it is used to solve the circuit। तो सर्किट सॉल्व करने का मतलब होता है कि हर ब्रांच में करंट मिल जाए। बच्चों देखो, किरचॉफ्स लॉ पढ़ने का अलग अलग तरीका है, तो अभी ध्यान में रखते हो थोड़ा, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको आसान लगे उसमें आपसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर दो होता है। पहला होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको शॉर्ट में KCL कहते हैं, इसी को शॉर्ट में, और अगर कहोगे तो इसको नोडल एनालिसिस भी कह सकते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, जंक्शन रूल भी, जंक्शन रूल दोनों चलेगा, ठीक है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL या जंक्शन रूल, ठीक है। देखो इसके बारे में, द सम ऑफ करेंट, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL बार बार हम लोग कहेंगे, द सम ऑफ करेंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन will be equal to, the sum of current entering into a junction will be equal to the sum of current leaving the junction, will be equal to the sum of current leaving the junction, the sum of current leaving the junction will be equal to the sum of current leaving the junction। इसमें लिखना बच्चों एक लाइन नीचे, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेटा लिख लेना इसी में, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे देखो कुछ करे, ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या हुआ, जहां दो से ज्यादा ब्रांच मिले उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। जहां दो से ज्यादा ब्रांच मिले उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन। मतलब एटलीस्ट 3 मिले तो जंक्शन कहलाता है। तो जंक्शन में जितने करंट अंदर जा रहे हैं उतने ही करंट बाहर भी जाने चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पे अंदर कौन कौन जा रहा है, I1 I3 I5, बाहर कौन जा रहा है, I2 और I4। तो इन सब का जो सम है I1 प्लस अंदर वाला देख लेते हैं पहले, I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल्स टू लीविंग द जंक्शन I2 प्लस I4। देखो कुछ लोग साइन कन्वेंशन भी बना लेते हैं कि जैसे जो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं, या जो एंट्री ले रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं, और जो बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इससे कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं लोग
कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। मतलब जैसे साइन कन्वेंशन बना लो कि जो एंट्री करेगा उसे प्लस और जो बाहर निकलेगा उसे माइनस, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा 0, है ना। तो हालांकि मैं पहला वाला ज्यादा प्रीफर करता हूं, बाकी दूसरा भी कोई करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग कंफ्यूज ना होते हुए, जितना करंट अंदर जाएगा उतना करंट बाहर जाएगा एक जंक्शन, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है बच्चों, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है? बच्चों, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है? देखो, तो जंक्शन पे चार्ज कभी स्टोर नहीं हो सकता। बच्चों, जंक्शन पे चार्ज कभी स्टोर नहीं हो सकता, जितना चार्ज आएगा उसको निकलना ही पड़ेगा। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर सेकंड। तो पर सेकंड जितना चार्ज एंट्री कर रहा है उतना ही चार्ज पर सेकंड बाहर जाएगा, क्योंकि जंक्शन पे चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। समझ में आया ना? चार्ज जितना आएगा उसको बाहर ही जाना होगा। बच्चों, दोनों लॉ को एक साथ इस्तेमाल किया था सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इसलिए दूसरा लॉ भी पढ़ेंगे, फिर उन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो लिखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। हाँ, या उसी को लूप लॉ भी कहते हैं, दो बस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल, या उसी को लूप लॉ भी कहते हैं। केवीएल कहो या लूप लॉ कहो, बात बराबर है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप, लिखो वोल्टेज लॉ, ये किरचॉफ्स लूप लॉ, पहले लिखो केवीएल, लिखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसी को शॉर्ट में लूप लॉ भी कहते हैं। जैसे इसको जंक्शन रूल बोलते हैं ना, या जंक्शन लॉ, उसको लूप लॉ बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट की जगह वोल्टेज कर लो, केवीएल जंक्शन रूल, रूल की जगह लूप लॉ या लूप रूल, लूप लूप LOOP लूप। लिखो केवीएल के बारे में, लिखो द सम ऑफ, द सम ऑफ EMF, द सम ऑफ EMF across cell and the potential difference, the sum of EMF across cell and the potential difference across resistor, the sum of EMF across cell and potential difference across resistor in a closed loop, in a closed loop is always equal to 0. In a closed, sum of EMF across cell and potential difference across resistor in a closed loop is always equal to 0, is always equal to 0. इसके बारे में लिखो, it is based on conservation of energy, it is based on conservation of energy, 0. It is based on conservation of energy, it is based on conservation of energy, it is based on conservation of energy. ठीक है बच्चों, अगर एक लूप में आप चलो, अभी हम बताएंगे एग्जांपल लेके, आपको समझ में आएगा। लूप में एक चलो तो जितने भी EMF है उनके क्रॉस वोल्टेज लिखते चलो। कल बताया था ना वोल्टेज लिखना कैसे लिखते हैं, EMF के क्रॉस लिखो, रेजिस्टेंस के क्रॉस लिखो, उन सब का सम कितना आएगा 0। ठीक है ना? तो देखो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन से एक स्टार्ट करते हैं, दोनों रूल एक साथ लगते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, दोनों रूल एक साथ लगते हैं। ठीक है ना? इधर ध्यान दो बच्चों, एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये एक बैटरी है, ठीक है ना? ये सर्किट, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का है। इसको भी अभी क्योंकि पहला प्रॉब्लम है तो इसको भी 2 ओम ले ले रहे हैं और इसको भी 2 ओम ले ले रहे हैं। ठीक है, और इसका EMF हम 2 वोल्ट का ले रहे हैं। ये सर्किट है बच्चों। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया, मैं थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए नॉमेनक्लेचर कर दे रहा हूं, ABCDEF।
तो हमसे क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है ना, हर ब्रांच में करंट बताना है आपको, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है बच्चों। तो देखो एक बार बता दूं, इसकी कई टेक्निक से सॉल्व करनी, ठीक है ना, टोटल 3 अगर मैं बताऊं रफली के लिए तो देख लेना जो आसान लगे आपको, ठीक है ना, मैं तीनों बता दूंगा, तीसरी वाली शायद नहीं बताऊं लेकिन अभी 2 बता दूंगा, तीसरी वाली जब आप एग्जाम अपना दिल्ली से जो भी रिसेंट एग्जाम है तो मैं बता दूंगा, तीसरी वाली सबसे फास्ट है, वो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपको मदद करेगी, वो सबसे फास्ट है, मतलब केवीएल से भी फास्ट है, अगर केवीएल से पूरा किरचॉफ्स लॉ से उसको सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहा है तो उससे सॉल्व करने में 2 मिनट लगे, वो बता देंगे लेकिन अभी नहीं, स्कूल में अप्लीकेबल नहीं है, हाँ स्कूल में अप्लीकेबल नहीं है लेकिन 2 मिनट में हो जाएगा सर्किट सॉल्व, एक वेरिएबल कम बनता है, एक वेरिएबल कम बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये देखिए ये नंबर, ये क्वेश्चन में अगर 3 नंबर का कम से कम आएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ हमेशा, तो घबराइएगा मत, आराम से करिएगा, पेशेंस रख के बिल्कुल, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, अभी तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल आपको सर्किट दिया है। देखो बच्चों, अब सबसे पहली बात, इसने क्वेश्चन तो बोल दिया कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, ब्रांच किसको कहेंगे, तो देखो CBAF एक ब्रांच है, ये पूरी एक ब्रांच है, जिसमें सेम करंट जाए वो एक ब्रांच है, तो यहां जो भी करंट जाएगा इसमें वो सेम जाएगा, तो एक ब्रांच है, CF एक ब्रांच है क्योंकि सेम करंट जाएगा, CDEF एक ब्रांच है क्योंकि सेम करंट जाएगा, जिसमें सेम करंट जाए वो क्या है, एक ब्रांच, समझ रहे हैं ना, तो ये ब्रांच है। अब हमें क्या करना है, करंट, तो बच्चों देखो एक तो होता है जो डायरेक्ट मैं अभी बताऊंगा लूप एनालिसिस बोलते हैं उसको, एक हम नॉर्मल मेथड पहले आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे कुछ ना कुछ करंट कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में पहचानो जंक्शन कितने, जंक्शन कितने, जंक्शन मतलब जहां 2 से ज्यादा ब्रांच मिले, जंक्शन कितने हैं, कौन कौन से, C और F, तुम किसी भी एक जंक्शन को पकड़ लो, तो मैंने चलो इसको पकड़ लिया, C को पकड़, आप नीचे F को भी पकड़ सकते हो, अब किसी भी एक ब्रांच, अब यहां 3 ब्रांच आ रहा है, किसी भी एक ब्रांच में करंट आई मान लो कि आई करंट इंटर कर रहा है, किसी भी एक ब्रांच, किसी में भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी में भी मान लो आई इंटर कर रहा है, किसी और एक में मान लो कि उसमें I1 जा रहा है, बेटा आई आई इंटर कर रहा है तो वो तो बटेगा ना 2 जगह, तो मान लो एक में I1 जा रहा है तो दूसरे वाले में कितना जाएगा, दूसरे वाले में कितना जाएगा, I माइनस I1, तो बेटा ये जो इन दोनों का सम है, अभी बताया ना कि जो एंट्री कर रहा है, सुनो ध्यान से, जो करंट एंट्री कर रहा है और जो करंट बाहर आ रहा है उनका सम बराबर होना चाहिए, तो ऐसे मान लो 5 एम्पियर एंट्री कर रहा है, कितना एंट्री कर रहा है, 5 एम्पियर, बच्चों इधर 2 एम्पियर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, एक कॉमन, तो एक में आई मान लो एक में I1 मान लो, तो जो इसमें जाएगा करंट वो कितना जाएगा, I माइनस I, एक तरीका ये है। अब देखो जरा, इस ब्रांच पे अगर आई माना तो इस पूरे जगह पे करंट आई जाएगा, ठीक बात है कि नहीं, इस पूरे ब्रांच में करंट क्या जाएगा, आई, इस पूरे ब्रांच में करंट I माइनस I1, इस पूरे ब्रांच में करंट क्या जाएगा, I1, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं आई निकाल लूं, I1 निकाल लूं और I माइनस I1 निकाल लूं तो सर्किट सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों करेंगे क्या, आपकी इच्छा है, आप किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो और वापस उसी पॉइंट पे आओ, मतलब जिस जगह, जैसे मान लो देखो मैं C पॉइंट से चलना शुरू करता हूँ, कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लो फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम कहीं भी ले लो, जैसे कोई बोले मैं F लेना चाहता हूँ ले लो, जैसे अभी C में ले रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको वापस C पे आना है, तो देखो एक बार मैं ऐसे चल के C पे वापस आ सकता हूँ और एक बार मैं ऐसे चल के C पे वापस आ सकता हूँ, क्लोज पाथ होना चाहिए, देखो भाई वापस आने के लिए रास्ता होना चाहिए ना, यू टर्न होना चाहिए ना घूम के वापस आने के लिए, तो ऐसे जाके आ सकता हूँ वापस, ऐसे जाके आ सकता हूँ वापस, एक और काम भी कर सकता हूँ, ऐसे जाके भी वापस आ सकता हूँ, समझ, रास्ता लंबा पड़ जाएगा लेकिन ऐसे भी जाके वापस आ सकता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल जैसे मैथ में होता है ना XY 2 वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल कितना है, I और I1, वेरिएबल कितने हैं, 2, तो एक बार जब लूप बन, एक लूप से चलोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा और दूसरे लूप से चलोगे तो 2 इक्वेशन मिलेगा, तो अभी मुझे कितने इक्वेशन की जरूरत है, 2, तो 2 लूप में चल लिया जाए, तो एक देखो एक इसमें चल लेते हैं और एक इसमें चल देते हैं, चले,
स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, सी से स्टार्ट करें। अब तुम्हारी चॉइस, बताओ क्लॉकवाइज चलूं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सी एफ ए बी चलूं या सी बी ए एफ चलूं? क्लॉकवाइज चले। देखो अब पीछे जो क्लास में नॉलेज पढ़ा है ना, उसका इस्तेमाल है कि अगर करंट के अगेंस्ट में जाते तो क्या लिखते थे? प्लस। और अगर बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाते तो क्या लिखते थे? माइनस। तो मैं आप लोग के कहे अनुसार क्लॉकवाइज चल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लॉकवाइज चल लो एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों सी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, सी पॉइंट से तो स्टार्ट, तो पहले यहां से चलना शुरू किया, इसको जंप करो, ठीक है ना? तो मैं या तो मैं वीसी लिख के चलूं, तभी देखो मैं लिख के दिखा देता हूं वैसे। हालांकि ऐसा लिखने को बोलते नहीं है केवीएल में, बोलते हैं डायरेक्ट लिखो, वहीं पे वापस आओ, सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वीसी आएगा, जब वहीं पे वापस आओगे तो इक्वल टू के बाद भी वीसी आएगा। कल की क्लास को याद करो, हम लोग ए से चल रहे थे, बी आ रहे थे, तो यहाँ वीसी से शुरू करोगे, वीसी वीसी माइनस वीसी क्या हो जाएगा? जीरो। वही केवीएल हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? दोनों पॉइंट सेम हो जाता है। तो खैर अभी डायरेक्ट जो बोल रहा है उसी को फॉलो कर लो। तो अब मैं इस वाले रजिस्टर को जंप कर रहा हूं बच्चों, तो माइनस लिखूं प्लस, माइनस लिखूं प्लस, जैसे मैं लिखता हूं 2i-i1, यहां साइन बताओ, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मैं लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा हूं, तो यहां साइन क्या हो जाएगा? माइनस। धैर्य जरूरी है, याद रखना ये बात। यहां से यहां गया, कुछ नहीं मिला, न रेजिस्टेंस मिला न बैटरी मिला, फिर यहां से यहां गया, इसको जंप कर रहा हूं, +12 -12 +12 लिख दो। कहां पहुंच गया? यहां। फिर यहां से इसको जंप कर रहा हूं, तो करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो क्या बनेगा? -2i। तो बच्चों -2i, फिर मैं कहां पहुंच गया? यहां बी पर, बी के बाद तो इधर कुछ है नहीं, तो वही सी पे पहुंच गया, तो जीरो लिख दो। वीसी लिख के चलते तो वीसी माइनस वीसी इक्वल टू जीरो। यहां से इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लो, तो डायरेक्ट देखो, यहां देखो, यहां अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा? -2i, देखो मल्टीप्लाई करो, और यहां -2i पहले से है। अब तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा काम है, लेकिन फिर भी यहां -2i या -2i पहले से है, तो क्या हो जाएगा? -4i, ये -2i और i1 मिलके क्या हो जाएगा? +2i1, तो यहां बचेगा +2i1, और ये +12 को इधर भेज दो, इज इक्वल्स टू -12। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, अभी रुक जाओ, इक्वेशन 1 मत करो, सिंप्लीफाई हो जाएगा ना अभी, 2 से डिवाइड मार दो, तो क्या आ जाएगा? -2i + i1 इज इक्वल्स टू -6। अब कर लो इक्वेशन। अब दूसरे से बताओ, फिर से सी से स्टार्ट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज चलूं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे तुम्हारी इच्छा। क्लॉकवाइज चलूं, ठीक है क्लॉकवाइज चलो। तो सी से डी आया, कुछ नहीं मिला। डी से बैटरी को जंप किया, प्लस माइनस क्या? +2। बच्चों ऐसे जंप किया ना। अब बताओ, यहां 2i1 प्लस की माइनस? माइनस। अच्छा, फिर यहां गया बच्चों, कुछ नहीं मिला, इसको जंप करना है, तो इसको जंप किया तो यहां आएगा 2i-i1। तुम बताओ बच्चों, प्लस की माइनस? प्लस की माइनस, ऐसे चल रहा हूं, प्लस इज इक्वल्स टू 0, सी पे पहुंच गया ना वापस, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां इक्वेशन सिंप्लीफाई करो, कितना होगा? 2i, देखो डायरेक्ट देख लिया करो, यहाँ 2i है, यहाँ -2i1 है, यहाँ -2i1 है, तो हो जाएगा -4i1 इज इक्वल्स टू -2। देखो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, ये मात्र एक इत्तेफाक कहा जाएगा, कई बार आपको मेहनत भी करना पड़ सकता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो बच्चों हमारा तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। आपके पास 3 पता है ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो एलिमिनेशन करना इसमें आसान पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में तो सोचना भी नहीं। ऐड करोगे डायरेक्ट कट जाए, क्या बोलो बोलो, क्या राज कोई डाउट है? इन दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1, क्योंकि मेरा देखो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अगर इक्वेशन। हाँ बताओ शाश्वत, क्या हुआ बोलो? मेरे एरर है? हाँ हाँ बताओ बताओ, कहाँ एरर? देख लो, यहां से चेक करो, यहां से ऐसे ही चलो ना। ठीक है बच्चों, देखो मैं फिर बता रहा हूं, मेरी इक्वेशन अच्छी बन गई है, ये मात्र एक इत्तेफाक है।
आपका इक्वेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड बने, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करके कैंसिल करना पड़ेगा। अरे पता है ना एलिमिनेशन। हाँ, तो बस अभी यहाँ डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगा, देखो दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं क्योंकि मेरा डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, आप लोग का नहीं होगा तो करना पड़ेगा आपको। क्या मिलेगा हमें, देख लो, ऐड करूंगा 2i कट जाएगा, -3i1 मिलेगा इस तरफ, -3i1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिलेगा बच्चों, -8, -8। तो बच्चों i1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8/3, प्लस में आया तो मतलब आपने जो करंट माना है वो सही है। मान लीजिए माइनस में आ गया तो घबराना नहीं है, वैल्यू वही होगी लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा, वैल्यू वही होगी लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। हाँ हाँ, जैसे आप अगर जब बोर्ड में करिएगा तो ऐसे लिखिएगा इन लूप, जैसे ये क्वेश्चन इन लूप CFAB, ऐसे कर देंगे तो समझ जाएगा कि CFAB है। नीचे वाला लूप कौन सा हमारा, ये वाला लूप है CDEF, तो लिख दीजिएगा, मतलब बोर्ड के एग्जाम में लिख दीजिए अप्लाइंग KVL इन लूप CEF। I1 की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू निकल जाएगी, अब किसी में पुट कर दो, किसमें पुट किया जाए, पहले वाले में कर लो, आई की वैल्यू निकालनी, अब मैथ है बच्चों, अब सॉल्व करो। तो 2i इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा ये 6 + i1, 6 + i1 यानी 6 + 8/3, आप अपना करके देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 18 + 26/3 और 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू आ जाएगी 13/3, आप अपना करके देख लीजिएगा, i की वैल्यू 13/3 आ गई। बेटा i1 आया ना अभी, i भी तो निकालना है ना, तो बस i की वैल्यू, i1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, i1 आ जाएगा, i आ जाएगा बच्चों, i आ गया तो i - i1 भी आ जाएगा, i - i1 भी आ जाएगा, तो i माइनस, क्योंकि सब ब्रांच में करंट डिटरमाइन करना है ना बच्चों, तो i - i1 कितना आएगा, i - i1 13/3 - 8/3, तो ये आएगा 5/3, आ गया, सब में करंट डिटरमाइन कर लिया, सब ब्रांच में करंट डिटरमाइन। लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है, केवी, देखो एक बार बोलता हूं मैं, केवीएल स्लो सॉल्व करना, फास्ट नहीं, क्योंकि केवीएल में अगर एक बार प्लस माइनस की गलती हो गई ना तो खोजते फिरोगे फिर, इसीलिए बोलते हैं स्लो सॉल्व करना, एक बार में रिजल्ट लाना। लेकिन एकदम जैसे एलिमिनेशन अभी तो सिंपल हो गया, बाद में कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो एकदम आराम से करना, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन एक बार अगर एरर हो गया और तुम फिर पागल हो जाओगे, फिर क्या हो गया ये सोचते रह जाओगे, इसलिए एक बार एरर हो जाए आराम से करो, घबराओ मत, केवीएल को एक बार में आंसर सही लाओ। क्लियर है, डन। देखो अब इसी को बताता हूं, जैसे इसमें क्या करना है, इसमें केवीएल और केसीएल दोनों लगा कि नहीं लगा, सबसे पहले हमने क्या लगाया था, केसीएल, बेटा ये करंट डिवाइड कैसे किया था, केसीएल से ही तो किया था, सबसे पहले लगाया केसीएल फिर लगाया केवीएल, तो एक तो ये तरीका है, डाइजेस्ट हो रहा है, चल रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है ना, कि नहीं हो पा रहा है, हो रहा है, अच्छा। तो अब एक होता है उसको बोलते हैं मेश एनालिसिस, जो दूसरा तरीका होता है मेश, हाँ जो थोड़ा तेज होता है इससे, मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेश एंड लूप, ठीक है ना, क्या हुआ राज, बोलो बोलो क्या हुआ, ये मतलब लूप केवीएल था, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, ये लूप लॉ था, कोई भी लूप पकड़ो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है ना। एक एनालिसिस होता है उसको बोलते हैं मेश एनालिसिस, कौन सी एनालिसिस, मेश। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेश एंड लूप, ठीक है ना, मेश और लूप में क्या डिफरेंस होता है, वो तुम्हारा मेथड है, सर बता रहा तुम्हारा वो मेथड बता रहा हूँ। मेश एनालिसिस,
मेश एनालिसिस का मतलब क्या, देखो बच्चों, CDEF इज ए मेश, ठीक है ना, लेकिन ABCDEF इज ए लूप। मतलब एवरी मेश इज ए लूप, but every loop is not a mesh. The simplest loop is called mesh. The simplest loop is called mesh. मतलब जिस लूप के अंदर कोई और लूप ना हो उस लूप को मेश कहते हैं। जिस लूप के अंदर कोई और लूप ना हो उसे क्या बोलते हैं, मेश। तो बेटा देखो मेश कौन है, मेश कौन है, CDEF, ये क्या है, एक मेश है। इसके अंदर कोई और लूप है नहीं, ये मेश है। ये लूप भी है, ये मेश भी है, समझ रहे हो, जैसे लूप का सबसेट है मेश, मतलब ये मेश भी है लूप भी है। द सिंपलेस्ट लूप इज कॉल्ड मेश। जैसे यहां देखो, मैंने अगर इसका एग्जांपल है, ये बाहर वाले का, ये बाहर वाले का एग्जांपल लिया अगर, तो ये केवल लूप है, ये बाहर वाला केवल लूप है, तो ये मेश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो दो मेश, दो दो लूप आ रहे हैं ना, इसके अंदर दो लूप भी आ जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा, ये मेश नहीं है। यहाँ पे मेश कौन कौन है, मेश ये है और मेश ये है, क्योंकि इसके अंदर फर्दर कोई लूप नहीं है। पक्का बात क्लियर है। यहाँ पे ABCDEF इज ए मेश, ABCF इज ए मेश, लेकिन अगर ABCDEF ए बात करोगे तो इट इज ए लूप। सिंपल बात, कोई और लूप नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, मेश, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन अब की बार करेंगे मेश एनालिसिस। देखो मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस अगेन ये केवीएल ही है, बस करंट डिवाइड करने का तरीका बदल जाता है, और ये भी एक्सेप्टेड है, अगर बोर्ड में आप करते हैं तो ये भी एक्सेप्टेड है। ये मेश एनालिसिस है, ये केवीएल ही है, केवीएल ही है, ये बोर्ड में एक्सेप्टेड है। लेकिन जैसे कई बार होगा ना, तुम घबरा जाओगे कि अरे I1 किस में माने, I किस में माने, I माइनस I1 किस में माने, तो तुम कई बार घबरा जाओगे ना। MESH 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 मेश एनालिसिस, MESH मेश एनालिसिस। सेम क्वेश्चन लेंगे, सेम आंसर निकालेंगे। बच्चों पीछे वाला नोट किया था ना अच्छे से, हाँ। चलो सेम क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था मेरे हिसाब से 2 ओम का, यहाँ पे बैटरी था 12 वोल्ट का, इधर कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी था, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ऐसा। सेम क्वेश्चन है ना, सेम। अगेन क्वेश्चन इज सेम। नाम नाम क्या रखा था, यहाँ ए लिखा था, ABCD। ए कहां से शुरू किया था, ए यहां शुरू किया था, ABCDEF, तो हर ब्रांच में करंट आ गया था ना। अब करंट को देखना, I1 I2 से कंफ्यूज मत होना, यहाँ I1 ये आया, वहां I1 ये आया, अरे I1 का सेंस बदल गया। तो देखो ये बोलता है ना, तुम एक काम करो, जब ऐसा कोई सर्किट है तो तुम मेश करंट मान लो। कौन सा करंट मान लो, मेश करंट। तो देखो डायरेक्ट, तो मेश करंट ऐसे मान लो कि इस पूरे ब्रांच में करंट I1, मेश करंट, इधर ध्यान दो उड़ेगा ये, इधर ध्यान दो उड़ेगा बच्चों, ये मेश करंट मान लो कि इस पूरे मेश में करंट क्या है, I1, और इस पूरे पूरे मेश में करंट क्या है, I2। कोई भी ले लो, सब सही है, केवीएल में सब सही, बस तुम सही चलना तुम्हें आना चाहिए। देखो सुने ध्यान से, इस इधर इधर इस पूरे मेश में करंट I1 मान लो, और इस पूरे मेश में करंट I2 मान लो। हियर I1 एंड I2 आर मेश करंट, I1 और I2 क्या है, मेश करंट है। हमने इस वाले मेश में करंट I1 मान लिया, इस वाले मेश में करंट I2 मान लिया। तो जैसे अभी जैसे मनन पूछ रहा था कि सर ऐसे ही मानना जरूरी है, तुम्हारी इच्छा है, तुम ऐसे मान लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेश मान लो, मतलब सब कुछ सही है, बस सही चलना तुम्हें आना चाहिए, आंसर सबसे सेम आएगा। ये फिजिक्स का मैजिक बोल लो, मैथ का मैजिक बोल लो, हाँ बना के दिखाना पड़ेगा, ये आपको बना के दिखाना पड़ेगा सर्किट में कि ये I1 है। तो इसका मतलब क्या होता है समझ लो, इधर ध्यान से, इस पूरे ब्रांच में, इस पूरे ब्रांच में करंट I1 जाएगा, इस पूरे ब्रांच में करंट क्या जाएगा, I1, और इस पूरे ब्रांच में करंट क्या जाएगा, I1।
लेकिन बीच वाली ब्रांच तो दोनों में है। बीच वाली ब्रांच किसमें है? दोनों में है, ठीक है ना। इधर ध्यान दो। तो ये I1 वाला क्या कर रहा है? सी टू डी, सी टू एफ करंट फ्लो कराना चाह रहा है। अरे ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये करंट कैसे फ्लो कराना चाह रहा है? सी टू एफ। ये कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो ये करंट कैसे फ्लो कराना चाह रहा है? एफ टू सी। समझ में आ रहा है? ये करंट फ्लो करना चाह रहा है। देखो ये झगड़े वाली ब्रांच, ये बीच वाली है। हाँ, क्या क्या? अरे क्यों ऐसे क्यों जाएगा? ऐसी बात नहीं, तुम ऐसे देखो ना, इसको देखो ना। ये बैटरी से कुछ नहीं होता, तुम बैटरी क्यों देख रहे हो? बैटरी कुछ नहीं कर सकती। उससे बड़ी बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। 2 वोल्ट की बैटरी क्या ही कर लेगी? तो उस चीज को भूल जाओ कि बैटरी ऐसे है तो ऐसे करंट जाएगा, धोखे में पड़ जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा। अगर तुम बैटरी से करंट मारने चले ना, जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा। बैटरी कैसे भी हो, तुम अपने धुन में चलो, जंक्शन को पकड़ो, अपने आप प्लस माइनस जो आना होगा आएगा यार, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस अपना करंट ध्यान दो, बाकी तुम बैटरी कैसे है क्या है मत चिंता करो। अपने आप प्लस माइनस आएगा, तुम घबराते क्यों? माइनस आएगा डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, प्लस आएगा डायरेक्शन ठीक है। अरे तुम्हें समझ में आया बच्चों? इस पूरे ब्रांच पर करंट I2 जाएगा। ये झगड़े वाली ब्रांच कौन सी है? CF। ध्यान से सुनो, झगड़े वाली ब्रांच है। तो झगड़े को कैसे सेटल किया जाए? तो झगड़े को सेटल करने का सिंपल तरीका है कि तुम I1 को बड़ा मान लो या I2 को बड़ा मान लो, तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इच्छा। देखो फिर से, तुम्हारी कितनी इच्छाएं तुम्हारी यहाँ पे, तुम्हें कितना फ्रीडम दिया गया है। तुम करंट क्लॉकवाइज मान लो, तुम करंट एंटी क्लॉकवाइज मान लो, तुम्हारी इच्छा। तुम एंटी क्लॉकवाइज चलो, KVL लगाओ, क्लॉकवाइज लगाओ, तुम्हारी इच्छा। सब तुम्हारी इच्छा। अब यहां भी तुम I1 को बड़ा मान लो चाहे I2 को बड़ा मान लो, तुम्हारी इच्छा। तो किसको बड़ा मानो बताओ? तुम्हारी इच्छा। I1 मान लो, सबकी इच्छा यही है, I1 की इच्छा। जो सबकी इच्छा वही हमारी इच्छा। I1 को मैंने मान लिया कि I2 से बड़ा है। अब हो सकता है सॉल्व करने के बाद गलत हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। तो अगर I1 बड़ा है तो करंट C से D जाएगा कि C से F जाएगा कि F से C? I1 ऐसे करंट फ्लो करा रहा है और I2 ऐसे फ्लो करा रहा है, तो इसमें करंट जाएगा कितना ये तो बताओ? I1 माइनस, और ऊपर से नीचे जाएगा क्योंकि आपने I1 को बड़ा माना। तो I1 जिस सेंस में करंट फ्लो करा रहा है, उस सेंस को आप मानोगे कि उसी सेंस में करंट बच। जैसे I1 इधर 5 एम्पियर फ्लो कराना चाह रहा था ऊपर से नीचे, I2 फ्लो कराना चाह रहा था 2 एम्पियर, तो नेट में कितना बचेगा? 3 एम्पियर ऊपर से नीचे। मैटर सॉल्व, करंट डिवाइड हो गया। ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनको करंट डिवीजन में प्रॉब्लम होता है कि किसको I1 मानूं, किसको I2 मानूं। लूप मान लो, मेश का मान लो, अपने आप I1 I2 सब फिक्स हो जाएगा, मैटर सब सेटल हो जाएगा। बस उसके बाद बच्चों काम तो वही करना है जो आपने किया था। तो आप स्वयं अपना काम अब खुद करिए। सी से स्टार्ट करो, ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, पुराना वाला प्रोसेस रिपीट इट। फायदा बस हुआ करंट डिवीजन नहीं करना पड़ा। करंट जैसे अगर 3 लूप आ जाएगा ना, तुम घबरा जाओगे। जैसे 3 लूप आ गया तो आप घबरा जाओगे कि I1 मानू, I2 मानू, किसमें I3 मानू। तो ये जैसे ऊपर भी एक लूप कर दूं तो ऊपर I3 मान लूंगा, ठीक है ना। तो ये आसान होता है करंट डिवीजन, इसीलिए इसको प्रीफर कई बार कर लिया जाता है हम लोग। चलो अभी क्वेश्चन बनाओ, आंसर निकालो, वेरीफाई करो भाई सही आ रहा है या नहीं। एक दो सॉल्व करो, आलसी मत बनो। चलो, नहीं बनेगी भाई, इक्वेशन वो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आंसर वही आएगा। ये मैथ का मैजिक है, मैथ और फिजिक्स का मिलके। अरे तुमने उस बार ये FABC वाले ब्रांच में तुम्हारा I करंट गया था, इस बार I1 जा रहा है, इक्वेशन सेम कैसे बनेगी? करोगे, करो 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 करो। अरे घबराओ मत, ये करना पड़ेगा बार बार। अरे अभी तो 2-2 लूप का कर रहा हूँ, 3 का भी कर सकते हैं। भागो मत, भागो मत, धैर्य रखो, बनाओ। हाँ हाँ करो तो सही, पहले 2 तो करो। ज्यादातर केस में 2 आएगा, लेकिन CBSE का दिमाग खराब भी हो सकता है।
आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट करके ही जाएंगे। हाँ बस वो लास्ट टॉपिक तो छोटा सा है, उसका कुछ मतलब ही नहीं। ये तो एकदम मजाक ही कर दिया कि सेकंड टॉपिक सेकंड में लेके जाने लगा। चलो 10 मिनट, 600 सेकंड। तो फिजिक्स का छोटा कम 10 मिनट होता है। खुद करो, खुद वेरीफाई करके बताओ। रिसेंट ईयर में 2 लूप से ज्यादा का बोर्ड में नहीं आया है, तो खुश हो जाओ। मैं चेक कर रहा था अभी। 2 लूप तक संभाल लो, संभाल सकते हो। क्या हुआ क्रिस, हाथ हटाओ गाल पे। करो अब। एक लूप का तो कुछ होता ही नहीं, हो तो ऐसे ही हो जाएगा, मजाक हो जाएगा वो। और मजाक करना हमें पसंद नहीं है। एक लूप का क्या ही पूछेगा यार। आई करंट मान लेना, घूम जाना एक बार, आंसर आ जाएगा आई का। हाँ, एक ही बार घूम जाओ, आंसर एक ही वेरिएबल है, एक ही बार घूमने पे आंसर आ जाएगा। एक आएगी, एक ही आएगी और एक ही बार में आंसर भी आ जाएगा। अरे करो सॉल्व, करो रोशन करो। अभी नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में क्या करोगे जब प्रेशर होगा। आई1 की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू आने वाली है। क्या हो गया है तुमको? एक्स तो इधर है ही नहीं, तुम्हारी वैल्यू एक्स की कैसे आ रही है? गधा कहीं का। I1 13/3। वेरी गुड बेटा, क्या चीटिंग की हो? गधा। उसको पता है कि इस वाले ब्रांच के पीछे करंट क्या था, आई। तो I1 की वैल्यू वही आनी चाहिए जो आई की वैल्यू थी। तो अभी पेज पलट के कह रहा है, सॉल्व नहीं किया एक भी लाइन कि सर I1 की वैल्यू 13/3 होगी। सॉल्व करके दिखाओ, अगर सॉल्व नहीं होगा तो जाने नहीं दूंगा आज मैं। आज 11 बजे तक बिठाऊंगा अगर सॉल्व नहीं हुआ तुमसे तो। अरे मुझे करना पड़ेगा क्या? तेरा बेकार। क्या हो गया तुम लोग को? अरे मैं करूं क्या? हाँ। बस अभी मैंने चेक किया। क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? पिछले 10 सालों में केवल 2 लूप के हैं, खुश हो जाओ। बेटा डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा था ना, तो इसलिए नहीं किया था। अगर कर सकते थे लेकिन डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा तो नहीं किया था। बताऊं क्या मैं? अरे अब कुछ नहीं, केवीएल कराऊंगा, यही करोगे बार बार। ये घर घर पे मैं बताऊंगी करूं, लेकिन आंसर निकाल के ही आना। जो जो आई का आंसर है वो I1 का आएगा, और जो उस पर पिछली बार I1 का आंसर है वो I2 का आएगा।
नहीं, जो पिछली बार I1 का आया था पिछले पार्ट में, वो I2 का आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत में हो तुम लोग। फिर जो तुम्हारी इच्छा, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारी इच्छा है तुम पीछे वाला मेथड लगाना, तुम्हारी इच्छा है तुम ये वाले मेथड लगाना, इच्छा तुम्हारी। दोनों से आंसर, दोनों से मार्क्स, किसी से भी मार्क्स कटना नहीं है, जो आपकी इच्छा उससे लगा। ठीक है, ठीक है ना। तीसरा वाला तुम्हें नहीं बता सकता। अरे तीसरा वाला करके तुम लोग क्यों पागल होना चाहते हो, वो शॉर्टकट है। सीबीएसई में नहीं चलेगा तो फायदा क्या। एमसीक्यू में आएगा, लेकिन एमसीक्यू में एक नंबर के लिए तुम्हें इतना बड़ा सॉल्व क्यों कराएगा वो। देखो इधर, ये क्वेश्चन कर लेना घर पे खुद। इधर ध्यान दो, इधर ये हो जाएगा कि नहीं। देखो ये है किस साल का है भाई, 2020 का है, 2020 का है। ये सब वैल्यूज यहाँ R1 R2 की दे रखी है ऊपर। R1 10 है, R2 R3 ये सब 5 है, ये R की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, मजाक क्या है, ठीक है ना। तो इसको वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लेना। द पॉइंट विथ सेम पोटेंशियल निकाल के देख लेना। अरे बताओ, द पॉइंट विथ सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट कौन कौन से जो प्लेन वायर से जुड़े हैं, प्लेन वायर से कौन कौन जुड़ा है, चेक करके देखो। ये एच एच जे एच जी एफ सब सेम पोटेंशियल में, ए बी सी आई सब सेम पोटेंशियल में। जो प्लेन वायर से जुड़े होते हैं सेम पोटेंशियल है, पहले ही बता चुका। हाँ हाँ, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, मेरे को तो ऑप्शन दिख रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 3 पॉइंट विद सेम पोटेंशियल, जो प्लेन वायर से जुड़े हैं सेम पोटेंशियल में। बी इज करेक्ट। एफ, एफ हो गया, एच जे सब सेम पोटेंशियल है, बाकी कोई भी नहीं। अब करेंट थ्रू ब्रांच बीजी, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेना, केवीएल सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये पावर डिसिपेट निकालना है, आई स्क्वायर आर, आई याद है कर लोगे ना, आई स्क्वायर R1 पावर डिसिपेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 आई इंटू R3, आई याद है, सब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे आएगा। फर्स्ट लॉ जो होता है किरचॉफ फर्स्ट रूल एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। ये क्वेश्चन फिर से है 2015 में, जैसे किया है वैसे ही कर लेना, सॉल्व कर लेना, देख लो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख लो ये क्वेश्चन, स्टेट किरचॉफ्स रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। तो जस्टिफाइड में पहले वाले के लिए करंट का बता देना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दूसरे वाले के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कर लोगे ना, देखो फिर से बच्चों ये कर लोगे ना, इसमें ऑलरेडी करंट डिवाइड करके दिया है तो अपने तरफ से मत करने लग जाना। अरे जिसमें ऑलरेडी का करंट डिवाइड करके दिया अपने मत करने लग जाना करंट डिवाइड। वैसे यहाँ ऑलरेडी बताया I1 प्लस I2 तुम बस संतुष्ट रहना। अगर पहले से दे दिया है तो तुम मत करना, अपने से मत करना। देख लो, अरे मैं तुम्हें बस दर्शन करा रहा हूँ चीजों को, देख लो बस। लास्ट वाला करोगे। हाँ टॉपिक ना, चलो बस। अब लास्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज चैप्टर खत्म। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल। व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल। अरे गधे ऐसे लिख मत देना, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, इसको हिंदी में कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ब्रिज मतलब सेतु होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल। लिखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस
connected in following manner. 5 it is the 5 resistance connected in following manner. नीचे वाले मैनर में जैसे अभी बना रहा हूं वो होता है, देखो इधर एक रेजिस्टेंस ऐसे ले लो, बच्चों इसी में एक स्टेटमेंट लिखना, इट इज यूज टू फाइंड, it is used to find the unknown resistance, it is used to find the unknown resistance, it is used to find the unknown resistance, it is used to find the unknown resistance. नहीं, 5 से ज्यादा होंगे तो ये व्हीटस्टोन नहीं बनेगा। व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 5 रेजिस्टेंस के लिए स्टडी किया था। लिख लो, लिख लेना, इट इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। गेहूं पत्थर पुल, तुम्हारा मंजन नीचे गिर गया, अब मत करना इससे, उसमें वायरस चला गया होगा। लिख ले, हो गया। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, लिखो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसी के नीचे लिखो बैलेंस, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, हेडिंग डालो, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें लिखो व्हीट स्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, व्हीट स्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड when no current flows through, when no current flows through, हाँ, Wheatstone bridge is said to be balanced when no current flows through R5 resistor, when no current flows through R5 resistor, when no current flows through R5 resistor, ठीक है ना, ये बैलेंस when no current flows through R5 resistor, ये जो R5 resistor बीच में है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करे, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है बच्चों जो करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, तो इसलिए हम कई बार यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं बीच में, जिससे हम चेक कर पाए कि करंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या नो करंट फ्लोज तो R5 रजिस्टर, ब्रैकेट में R5 की जगह क्या लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है ऐसे जिसका पॉइंटर बीच में रहता है हमेशा, है ना, ऐसे बीच में रहता है, ऐसे इसके टर्मिनल होते हैं कनेक्शन के लिए, वायर ऐसे गए होते हैं, तो जब करंट इधर से इधर फ्लो करता है, मतलब करंट ऐसे जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, और जब करंट ऐसे जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताता है, वैसे बीच में रहता है, करंट इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, करंट इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये डायरेक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ, हाँ, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। घबराओ मत, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पीछे ही पड़ जाएगा तुम्हारे, गैल्वेनोमीटर, हाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो अब इसका ये डिराइवेशन है लास्ट, अरे बहुत छोटा सा है,
बच्चों इसमें ध्यान दो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन निकालनी है। बोलेगा कि डिफाइन व्हीट स्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बोलेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो इधर, इधर ध्यान से बताओ, अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो ये R5 वाले ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। तो मान लो ये करंट यहां से आई आया, इसमें करंट I1 जाएगा, मान लो ऐसा, तो इसमें करंट I1 जाएगा, तो ये करंट यहां I1, इसमें तो जाना नहीं है, यानी इसमें भी करंट कितना जाएगा, I1। क्यों जाएगा I1? क्योंकि R5 में करंट जा ही नहीं रहा है, तो ये I1 ऐसे जाएगा, तो ये सीरीज में हो गया एक तरीके से समझ लो। इस वाले ब्रांच में करंट अगर I2 जा रहा है बच्चों, तो इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो इधर भी ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, I2, और बीच वाले ब्रांच में करंट I इक्वल टू क्या होगा, 0। करंट क्या होगा, 0। अब कुछ मत करो, तुम केवीएल लगाओ ACD में, और फिर केवीएल लगाओ CBD में। ACD में केवीएल लगाओ, I1 अपॉन I2 निकालो, CBD में केवीएल लगाओ, I1 अपॉन I2 निकालो, और दोनों को इक्वेट कर दो, जो आए वही बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का कंडीशन। पहले क्या करोगे, ACD में केवीएल लगाओ, I1 अपॉन I2 निकालो। लगा के दिखाऊं क्या, लगा के दिखा दो। देखो A से स्टार्ट कर रहा हूं, वापस A पे आना है, तो क्या होगा, -I1 इंटू R1, C पे पहुंच गया मैं, +0। अरे इस पूरे ब्रांच में करंट ही नहीं जा रहा, तो लिखने की तो जरूरत ही नहीं ना, +0 प्लस, बच्चों अब मैं D पे आ गया हूं, D से वापस A पे जा रहा हूं, तो कितना होगा, I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। यहां से I1 अपॉन I2 निकाल लो, या I2 अपॉन I1 निकालो, जो निकाल लो, I2 अपॉन I1 निकाल लो, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ भी करो, फर्क नहीं। I2 अपॉन I1 किसके इक्वल आएगा, इधर करो, इधर आएगा, ये आएगा R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R3 के। I2 अपॉन I1 निकालो, R1 अपॉन R3 के इक्वल आएगा। किसमें लगाया मैंने, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कौन सा लूप था, ACD। अब फिर क्या बोलोगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कौन सा लूप, CBD, अप्लाइंग केवीएल इन लूप CBD, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें फटाफट लगा लो, C से स्टार्ट करो, C पे आ जाओ, तो क्या होगा, -I1 इंटू R2, B पे आ गया मैं, B पे आने के बाद +I2 इंटू R4, मैं D पे आ गया, D से C जाना है, +0 इक्वल टू 0। यहां से भी I2 अपॉन I1 निकाल लो, तो I2 अपॉन I1 आएगा, चेक करके देख लो, I2 अपॉन I1 आएगा R2 बाई R4। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। यही कंडीशन है। सेम साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर है तो इसका मतलब बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। जस्ट हाँ, बस ये जैसे 2-4 है, यहाँ 3-6 हो जाए, यहाँ 2-4 हो तो 2/4, यहाँ 3-6 हो 3/6, 1/2 1/2 आएगा, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के लिए सेम साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो शुड बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, लिख लो। ये डेरिवेशन है, बहुत छोटी से, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, केवीएल लगा दो, बस कर दो, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। अब देखो क्या करेगा, 3 रेजिस्टेंस दे देगा, चौथा रेजिस्टेंस अननोन रहेगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलेगा बैलेंस कंडीशन है तो निकल जाएगा, कुछ नहीं, 3 है, चौथा निकाल, ठीक है ना। टॉपिक खत्म, एक बार MCQ देख, इसके PYQs देख ले, चैप्टर भी खत्म, चैप्टर, अरे क्वेश्चन नहीं, बस देख तो लो, बस दर्शन कर लो। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है। अभी हमारी एक क्लास होगी क्या इस बार, कल मेरी, अरे नया चैप्टर भी कर लो यार, आराम से कर लो, आराम से कर लो,
मैं ये नहीं बोला तुम न्यूमेरिकल करते रहो, मैं डाउट क्लास अभी डिसाइड कर लूंगा तो डाउट क्लास ले लूंगा, कोई बात नहीं, तुम आराम से करो, तुम चिंता मत करो। अभी कुछ बच्चों का एग्जाम आ रहा है तो उसमें चीजें चली जाएगी। व्हीटस्टोन ब्रिज, सुनो इधर ध्यान से। यूज किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन द केस फॉर बैलेंस कंडीशन इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी कराया तेरा विषय। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर शोन इन द फिगर। तो देखो 5 रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो जहां तुम्हें 5 रेजिस्टेंस दिखे तुम्हें समझ जाना चाहिए व्हीटस्टोन है। ये जो बी और डी वाला है वो बीच वाला है, और ये ए बी और ये वाला, तो 1/2 और 1/2। देखो ये 1/2 है कि नहीं है, 1/2, और ये 2/4 भी करोगे 1/2, तो बीच वाले रेजिस्टेंस का रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं है। इस रेजिस्टेंस को काट देना फिर, अरे बैलेंस हो गया, उसमें करंट ही नहीं जाएगा ना, करंट नहीं जाएगा तो ये गायब हो गया। अब क्या हो गया देखो, ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में आ गए, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ गया आपस में किसमें हो गया, पैरेलल में, खत्म हो गया। आर इक्विवेलेंट निकालना, नेटवर्क ऑफ रजिस्टर करंट निकालना था, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ईएमएफ दे रखा है, ई डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट आई हो जाएगा। कितना है ये, 2 + 1 ऊपर 3 और 4 + 2 नीचे 6, तो आर इक्विवेलेंट निकालना तो होगा पैरेलल में कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, चाहे 1/R1 करके R2 यही आएगा, तो देखो कितना आएगा 3 × 6 अपॉन 3 + 6 कितना आएगा 18/9, कितना आएगा 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। तो बताओ करंट कितना आएगा फटाफट, V/R इक्विवेलेंट 4/2, करंट इज 2 एम्पियर। आंसर समझ रहे हो नहीं, व्हीटस्टोन बीच से काट दिया। ये याद रखना तुम, ये ऐसा वाला सर्किट तुम्हें भविष्य में कहीं भी दिख जाए तो 5 रेजिस्टेंस बीच में फंसा हुआ कुछ मैटर हो निपटा देना, समझ रहे हो नहीं। हाँ हाँ बस बहुत ही है, मैं समझ रहा हूँ। अगेन 2020 में डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ ठीक है ना, मीटर ब्रिज सिलेबस से हट चुका है, अगर मैं थोड़ा सा बता दूंगा तो, अगर ये क्वेश्चन हालांकि दिख गया है लेकिन है नहीं। ये वाला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का है, तो ये यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि पहला पार्ट इसका व्हीटस्टोन से, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का है। देखो क्या इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये दोनों सेल आपस में पैरेलल में है, तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लेना और 4 ओम को जोड़ देना बाहर से और सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो चैप्टर खत्म, एमटीजी खत्म। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अरे घबराओ मत, अभी एग्जाम है बच्चों, कर लेने दो, एग्जाम खत्म हो जाएगा, पीछे का जो PYQ जो करा देंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कुछ जितना हो पाएगा, क्लास खत्म, ठीक है बेटा, स्टिक दैट, जाओ बेटा। Thank you, sir. बस बेटा।